आज सुबह हमारे एक मित्र ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि जेएनयू अभी कम जाइए, कुछ दिन के बाद जाइएगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद जेएनयू का नाम दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय होने वाला है और रांची विश्वविद्यालय का नाम भी बदले जाने की बात चल रही है। प्रपोजल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ये चल रहा है लगातार। जो आजकल नारा चल रहा है कि हमारा देश बदल रहा है, तो आप भी साक्षी हैं इस बदलाव के, हम भी साक्षी हैं, हम सब इस बदलाव के साक्षी हैं। बदलाव कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, ये तो हम नहीं कह सकते, ये आप तय करिए। वहीं दूसरी ओर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इस बदलाव से अछूता है। इस समय मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बैठा हुआ हूँ और आज नेशनल दस्तक से बात करने के लिए एआईएसएफ की नेता अमृता मौजूद हैं। अमृता से इन तमाम पहलुओं पर हम बात करते हैं और यह भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैंपसों में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि जिस तरह से रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद लगा था कि जो आंदोलन का ज्वार हुआ था देश भर में, उससे लगा था कि एक बदलाव होगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद इसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मुथु कृष्णा ने आत्महत्या कर ली। साथ ही साथ देश के कई विश्वविद्यालय में इस तरह की घटनाएं, दलित पिछड़ों के शोषण उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, लड़कियों के साथ भेदभाव की घटनाएं हो रही है, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ भेदभाव की घटनाएं होती है। तो हम पहला सवाल अमृता आपसे यही करते हैं कि ये जो हमारे राष्ट्रवादी मित्र ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय होगा, क्या कहती हैं आप इस पर? इस पे क्या कहना है, मेरी तो समझदारी इसमें क्लियर है कि वो उनका कुछ एजेंडा है। विश्वविद्यालयों को, तमाम विश्वविद्यालयों को वो टारगेट कर रहे हैं और उनका एक अपना एजेंडा है जिसको वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं सभी विश्वविद्यालय पे। नाम बदलना सिर्फ एक उनका स्टेप हो सकता है। इसको मैं बहुत ही गहराई में जाके देखना चाहती हूँ कि क्यों वो नाम बदलना चाहते हैं, क्यों वो पूरे देश में से इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये वहाँ से समझने की जरूरत है। वो हमारे सभी विश्वविद्यालयों का, सभी जगह के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई लड़ाई का इतिहास नहीं है। देश में जितने भी आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन हुए, पॉलिटिकल आंदोलन हुए, कि कहीं पे भी कोई इतिहास नहीं है इनका। तो उनको अपना एजेंडा सेट करने के लिए इस तरह की छोटी बड़ी घटना करनी पड़ेगी और इसलिए ये उनका एक स्टेप है। मैं इसे ऐसे देखती हूँ। हालांकि इसको और भी गहराई से समझने की जरूरत है कि क्यों सिर्फ विश्वविद्यालय को टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे उनका क्या हिडन एजेंडा है, इसे समझने की जरूरत है। अगर इसकी तरफ हम लोग सोचते हैं तो निश्चित रूप से इनका जो एक भयावह सा रूप है वो सामने आता है। अमृता, आप कह रही हैं कि इनका हिडन एजेंडा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनाए जाने के बाद भी आपको ये एजेंडा इनका हिडन लग रहा है? ये विश्वविद्यालय के मामले में है। बाकी जो मामला है उसमें पूरा देश ये जानता है कि इनका जो एजेंडा है वो मनुस्मृति को हूबहू लागू करने का एजेंडा है। और अगर मनुस्मृति को हूबहू लागू करने का एजेंडा हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर समझ में आता है कि क्यों रोहित वेमुला का सांस्थानिक हत्या हो रहा है, क्यों मुथु कृष्णन जैसे लोग आज भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। जेएनयू में ही 2 लड़कियां हमारी साथी जो है वो आत्महत्या का धमकी दे चुकी हैं। तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, वो स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है और ये बहुत पहले से इनकी प्लानिंग चल रही है, जिसको इतिहास से लेकर अभी तक समझने की जरूरत है। और आने वाले समय में ये इसे और भी क्रूर तरीके से लागू करने वाले हैं। ये तो कह रहे हैं कि ये नया भारत बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस नए भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, विद्यार्थियों के लिए क्या जगह होगी? कोई जगह नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर इनके लिए जगह होगा तो ये संघ के लिए जगह खत्म कर देंगे। और अगर संघ को अपना जगह बनाए रखना है तो निश्चित रूप से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसानों को और तमाम रिसर्च स्कॉलर को इनको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर दलित, महिला, अल्पसंख्यक पढ़ाई करेंगे तो इनकी गलत नीतियों पे सवाल खड़ा करेंगे और अगर जब सवाल खड़ा करेंगे तो इनका जवाब इनके पास है नहीं। तो अगर वो जवाब नहीं देना है उनको, इस वजह से ये चाहेंगे ही नहीं कि कोई हायर एजुकेशन में जाए। जो दलितों पे जो अत्याचार हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है पूरे देश के अंदर। तो अगर वो अत्याचार पे बात करेंगे, जो महिलाओं पे, जो आदिवासियों पे अत्याचार हुए हैं, जो महिलाओं पे अभी भी हो रहे हैं, तो उस पर अगर बात करने के लिए, उस पर अगर रिसर्च होगा तो इनकी जो पोल है वो खुल के सामने आएगी। इनकी जो सच्चाई है वो समाज के
सामने आ जाएगी और उसके बाद जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो हायर एजुकेशन में ये लोग यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि इनकी तो समझदारी ही यही है कि दलित पिछड़ों को पैर की जूती की तरह रखना है, महिलाओं को पैर की जूती की तरह रखना है, और ये सब लोग जानते हैं। मनुस्मृति इसका साक्षात उदाहरण है। तो इस वजह से ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो संविधान है वो हूबहू लागू हो। अगर लागू हो जाएगा तो इनका अस्तित्व खतरे में होगा। लेकिन ये तो कहते हैं जो ये नया देश गढ़ रहे हैं, एकदम नया देश गढ़ रहे हैं, सब कुछ कितना अच्छा से हो रहा है, एकदम सॉफ्ट कितना कुछ पवित्र है इस देश में, सब हर जगह पवित्रता है। और आप लोग लगातार जो है ये सब बोल के कि दलित, आदिवासी और समानता, ये सब आप आरोप लगा के, ये सब तो वो कहते हैं कि ये सब देशद्रोहियों वाली हरकतें। दो बात है इसमें आपने जो पूछा। पहली बात तो ये पवित्रता का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है। हमारे देश में जो पौराणिक चीज़ें हैं, जैसे कुरान जो कहता है या रामायण जो कहता है, महाभारत जो कहता है, वहाँ से आया है। अब खैर वो एक अलग बहस हो सकता है कि रामायण में कितनी सच्चाई है, उसका क्या क्रेडेंशियल चीज़ें हैं, उनकी कितनी सच्चाई है, वो अलग मैटर हो सकता है। दूसरी बात आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह, निश्चित रूप से राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह पर तो ये बात करेंगे ना, क्योंकि इनके पास बात करने के लिए कोई बात नहीं है। अगर वो राष्ट्रवाद की बहस को नहीं छेड़ेंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो पॉलिसी लेवल के चेंजेस ये सत्ता में बैठ के कर रहे हैं, उस पर बात शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे कि अलग अलग चीज़ों पे लोगों का ध्यान भटकाएंगे, नोटबंदी कर देंगे, राष्ट्रवाद का बहस छेड़ देंगे। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? राष्ट्रवाद पे बहस छेड़ के अगर जनता इनसे ये पूछ दे कि आप एक तरफ राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोह का जो नाम है वो ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप पीडीपी के साथ सरकार बना रहे हैं, जो कि अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं कहता है, शहीद मानता है, उसको आप राष्ट्रद्रोही नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी राष्ट्रद्रोही है। तो अगर ये सवाल यहाँ से जेएनयू से या देश भर से उठने लगे तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह का जो देशभक्ति और क्या बोलते हैं देशद्रोही का जो वो है, इसका डिबेट है, वो वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेंगे कि राष्ट्रवाद वाला बहस खत्म भी नहीं होगा तो नोटबंदी का बहस शुरू हो जाएगा। वो बहस खत्म भी नहीं होगा तो रोहित वेमुला जैसे किसी दूसरे हमारे साथी का सांस्थानिक हत्या किया जाएगा। तो ये तो इनका बैक टू बैक बहस जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है कि पॉलिसी पे बात ना हो, इनकी एजेंडे पर बात ना हो, इसलिए ये किया जाता है प्लान तरीके से। तो इनका जो राष्ट्रवाद है वो किस तरह का राष्ट्रवाद है? धार्मिक राष्ट्रवाद है या फिर भारत, सचमुच भारत बनाए जाने वाला राष्ट्रवाद है? मेरे हिसाब से इनके पास कोई राष्ट्रवाद है ही नहीं। ना कभी ये देशभक्त थे, ना कभी संघ देशभक्त हो सकता है, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो इतना खतरनाक इतिहास है। इनका तो माफी मांगने का इतिहास रहा है और ये इतिहास बताता है हमें, ये आज की बात नहीं है। पहले भी सावरकर माफी मांग लिए थे अंग्रेजों से जाके, और आज भी ये लोग वही कर रहे हैं। ये पूंजीपतियों की गोद में बैठ के हमारे देश को चला रहे हैं। आज 200 किसान आत्महत्या कर लिए। आज भी जंतर मंतर पर आपको पता होगा कि हमारे देश के किसान बैठे हुए हैं। क्यों? ना वो किसानों के हैं, ना वो जनता के किसी भी वर्ग के हितैषी हैं। किस वर्ग के लिए ये काम कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और अगर इस पर अगर बात करेंगे तो इस पर बात कौन करता है, कौन सा तबका इस पे सबसे ज्यादा बात करता है? निश्चित रूप से जो रिसर्च कर रहा है। तो जब रिसर्च करने वाले लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे तो ये रिसर्च ही नहीं करने देंगे। हमारे पार्लियामेंट से 11,000 डॉक्यूमेंट गायब हो गया। कैसे गायब हो गया और क्यों गायब हो गया? ये बात अगर उठना शुरू हो जाएगा जनता की तरफ से तो ये बात ना उठे, इस वजह से तमाम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट को ये खत्म करना चाहते हैं। और उनका जो स्कोप है रिसर्च करने का, बाकी अब आप देख लीजिए ना, सीट कट हो गया जेएनयू के अंदर, इससे पहले फेलोशिप बंद कर दिया गया। इसी का यही एक वजह रहा था जब रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। मुथु कृष्णन का जो अभी आत्महत्या हुआ है, जिसके पीछे जो वजह है वो इतने बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है। जेएनयू हो या किसी भी विश्वविद्यालय में डिस्क्रिमिनेशन का लेवल बहुत हाई है और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर था, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और ये क्यों आ रहा है? सिर्फ से संघ को भी दोष हम नहीं दे सकते। ये तमाम वैसे मानसिकता वाले लोगों का दोष है जो किसी भी सेक्टर में, किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति के लोगों में हो सकता है। ये उस मानसिकता की बात है जो मानसिकता घर करके, जो ब्राह्मणिकल मानसिकता है, जो नहीं बढ़ने देना चाहते हैं गरीब तबका को, अल्पसंख्यक को या बहुजनों को, हम कह सकते हैं इस देश के जो बहुजन हैं उन्हें नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ये उस मानसिकता के खिलाफ उठाई गई आवाज है जो जेएनयू से और तमाम देश के जगहों से उठती है। इनका जो राष्ट्र है, ये बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये राष्ट्रवाद, इनका जो है राष्ट्रगान के लिए खड़े होइए तो वंदे मातरम बोलिए तो ये गाइए, तो इनका राष्ट्रवाद यहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर मैं जेएनयू के एक रिसर्च स्कॉलर से बात कर रहा हूँ तो असल में राष्ट्र की क्या परिभाषा हो,
ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनका राष्ट्रवाद शुरू होता है वंदे मातरम अगर नहीं बोलिएगा तो आपको इस देश में रहने का हक नहीं है। तो एज ए रिसर्च स्कॉलर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ठीक है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो हम देश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इस देश की जनता को आप नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण क्या है? 1925 में संघ बना है, सब लोगों को पता है। और 1925 से 1947 तक उन्होंने कभी कोई डॉक्यूमेंट वो दिखा दें जिसमें वो वंदे मातरम बोले होंगे। तो वही मैं पहले भी बोल रही हूँ कि जब इनके पास कोई इतिहास ही नहीं है वंदे मातरम बोलने का, और अभी अचानक से आप राष्ट्रभक्त हो गए, अचानक से आप देशभक्त हो गए, तो ये सवाल उठाएगा रिसर्च स्कॉलर कि जब आप 1947 तक वंदे मातरम नहीं बोले तो अचानक से आपका क्या जग गया कि आप वंदे मातरम बोलने लगे, और आज जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा उसको आप मार डालिएगा, उसके लिए उसको आप देशद्रोही बोल के आप कहीं भी वो खड़ा कर दीजिएगा। तो देशभक्ति का ये जो सर्टिफिकेट बांटने का चोला, मतलब झूठा चोला ओढ़ने का जो नौटंकी है ना इनका, इसको एक्सपोज करता है रिसर्च स्कॉलर, पूरे देश का रिसर्च स्कॉलर। इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट उस लेवल तक पढ़ाई करे। तो राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र की परिभाषा ये है कि हमारे देश में, मेरे हिसाब से हमारे देश में एक संविधान है जो बाबा साहब ने दिया है, और उस संविधान में समानता की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, महिलाओं के अधिकार की बात की गई है, अल्पसंख्यकों और दलितों आदिवासियों के अधिकार की बात की गई है। और हमें लगता है कि अभी इस देश में उस संविधान को हूबहू लागू करने की जरूरत है, और यही सच्चा राष्ट्रभक्ति होगा और यही देशभक्ति होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर वो राजनीति करने वाले लोगों का जो सो कॉल्ड संविधान है, जो मनुस्मृति है, उसको थोपने का जो साजिश है, उसको लागू करवाने में हम उनके साथ खड़े होके उनकी देशभक्ति पर चलें। उनसे ना हमको लगता है इस देश की जनता को सर्टिफिकेट चाहिए, और ना होना चाहिए कि वो सर्टिफिकेट बांटे। इस लेवल के अवेयरनेस होने की जरूरत है इस देश की जनता को, मुझे ये लगता है। लेकिन अमृता, अभी जो स्थिति देश में बनी है, लगातार अलग अलग राज्यों से जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो लगातार उनके पक्ष में जा रहे हैं, इसको हम संघ की सफलता के रूप में समझें या फिर समझें कि जो जैसे कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं, सोशल जस्टिस वाली पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनके फेल्योर के रूप में समझा जाए? ये दोनों ही बात हम इसको, मुझे लगता है इससे नहीं देखने की जरूरत है। इसको ऐसे भी देखने की जरूरत है कि देश भर में एक नए तरह का पॉलिटिकल उभार हुआ है, और उस उभार को समझने की जरूरत है। आज संघ जिस तरह से बढ़ा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वो बढ़ा है, लेकिन इस देश में जब मोदी सरकार आई थी तो सिर्फ 31% वोट पे वो इलेक्ट होके आए थे, चुन के आए थे। मतलब कि पूरे देश की 70% जो आबादी है वो मोदी को समर्थन नहीं करती है। मतलब मोदी एज ए पर्सन हम नहीं देख सकते हैं, मोदी एज ए विचार हम देख सकते हैं, संघ का जो विचार जो लेके चल रहे हैं हम वहाँ देख सकते हैं, तो उस विचार को समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन तमाम जो 70% लोगों का जो दिक्कत है, जो मैं समझ पा रही हूँ, वो ये है कि एक अल्टरनेट तैयार नहीं हो पा रहा है। एक राजनीतिक जो अल्टरनेट होना चाहिए देश के अंदर, वो तैयार नहीं हो पा रहा है। लोग टुकड़ों में हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग प्रोग्रेसिव हैं, अलग अलग सामाजिक न्याय की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। महिला अधिकार के लिए लड़ने वाली फोर्स अलग है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली फोर्स अलग है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो असल दुश्मन है, मीन्स दुश्मन इन द सेंस पॉलिटिकल राइवल जिसको बोलते हैं, पर्सनल कोई दुश्मन होता नहीं है। तो असल जो प्रॉब्लम है, असल जो हमारे देश में खतरा है, वो ये है कि धार्मिक रूप से जो राजनीति करने वाली जो फोर्स है वो हावी हो रही है। उसका रीजन ये है कि तमाम प्रोग्रेसिव ताकतें अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में राजनीति कर रही है, और ये तमाम एकजुट होकर जब तक अल्टरनेट तैयार नहीं करेंगे इस देश के अंदर, ये खतरा बना रहेगा हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि वो अल्टरनेट तैयार नहीं हो पाया, इसलिए लोग संघ की तरफ या आरएसएस की तरफ, इस बीजेपी की तरफ वोट करके इसको जिता रहे हैं। तो ये उसका हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी जीत है, ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि यहाँ यूनिटी नहीं है इसलिए उनको फायदा हुआ है। इस रूप में इसको देखा जा सकता है। अभी जो है देश राजनीतिक तौर पर अगर हम समझें तो ये पहली बार ऐसा है कि विपक्ष इतनी कमजोर स्थिति में, एकदम लचर स्थिति में है विपक्ष। ऐसे में या तो जो सोशल जस्टिस की बात करने वाली फोर्सेस हैं, या जो मेन स्ट्रीम के जो कम्युनिज्म है, जो भी हैं, जो विपक्ष में है अभी, ये ही जो है फिर से खड़े होंगे, या फिर कोई नया राजनीतिक विकल्प तैयार हो सकता है जिसमें नए लोग आएंगे, आप जैसे लोग होंगे, और भी देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं की भागीदारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में बढ़ी है, या फिर ये सब मिलके एक नई राजनीति खड़ा करेंगे। देखिए, इस पे राजनीतिक जो बदलाव होता है, क्योंकि समाज हर दिन बदल रहा है, ये हम सब लोगों को पता है। अगर समाज हर दिन बदल रहा है तो राजनीतिक बदलाव की दिशा और दशा क्या होगी ये कोई पहले से तय नहीं कर सकता है।
ये तो सच बात है, लेकिन निश्चित रूप से ये कोशिश तो की ही जानी चाहिए कि तमाम प्रोग्रेसिव फोर्स एक हो जाएं। लेकिन आने वाले समय में कि आंदोलन कौन सा रूप लेगा या राजनीतिक रूप से क्या बदलाव हमारे देश में होगा, ये अभी से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि रोहित वेमुला का इस तरह से आत्महत्या होगा और लोग सड़कों पर निकल जाएंगे। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता है कि आने वाले समय में ये सरकार जो है कौन सा स्टेप उठाने वाली है और उसके बाद समाज में क्या रिएक्शन होने वाला है, तो ये कोई नहीं जानता है। ये भी है कि पूरे देश में एक असंतोष का माहौल है। तमाम युवाओं में 2 करोड़ रोजगार का गारंटी करके, ये वादा करके जो जिस तरह से मुकरे हैं वो भी है, नोटबंदी का जिस तरह से असर हुआ है लोगों पर वो भी है, या इनका तमाम जो पॉलिसी है, या महिलाओं पे, किसानों की जो हालात देश के अंदर है, तो तमाम जगह असंतोष है। अब ये असंतोष कौन से रूप में आंदोलन का रूप लेगा, कौन से हद तक आंदोलन का रूप लेगा, ये आने वाला समय तय करेगा, वो आज तय नहीं हो सकता है। आपने रोजगार वाली बात कर दी, तो ऐसे समय में जब बेरोजगारी की समस्या के सॉल्यूशन के लिए बात होनी चाहिए थी, एंटी बेरोजगार स्क्वाड बनाने के बदले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस एंटी रोमियो स्क्वाड को? इसको क्या देखना है, ये तो उनका, मैंने पहले भी कहा, ये उनका एजेंडा है। उनको महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना है, लेकिन महिलाओं को वो कैसे रोक सकते हैं? आज मैंने 2-3 लाइन आज फेसबुक में लिखा है, आप लोग देखे होंगे, कि ये उनका पूरा हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा इन द सेंस वो डायरेक्ट तो ये नहीं कहेंगे। आज उन्होंने क्या किया, अभी जटायु के बारे में उन्होंने लिखा है, अब कल का ही न्यूज है कि जटायु जो है वो पहला आतंकवादियों को मारने वाला लोग रहा है। तो भाई जटायु से शुरू क्यों किए, ये भी तो समझने की जरूरत है ना। जटायु से वो इसलिए शुरू किए कि वो प्रज्ञा ठाकुर से और ध्रुव सक्सेना से शुरू नहीं कर सकते हैं। फिर अगर वो यहाँ से शुरू करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, लोग सीधे कह देगा कि इनका आदमी है और इसलिए ये बचा रहे हैं। तो वो कहाँ से शुरू किए, जटायु से शुरू किए। अब वो ध्रुव सक्सेना और प्रज्ञा ठाकुर को बचाते हुए इनको देर नहीं लगेगा ये कहने में कि गोडसे जो है वो देशभक्त हैं और गांधी जो था वो तो देशद्रोही था, देश विरोधी था। ये कहने में इनको पहुंचना अल्टीमेटली वहां है, और यही चीज समझने की जरूरत है। और जो युवा इस देश का ये समझ जाता है, उनको वो पढ़ाई लिखाई से दूर करना चाहते हैं। जो महिला ये समझ जाती है कि हमारा अधिकार फ्रीडम के साथ पूरे देश में घूमना है, फिरना है, शिक्षा लेना है, पढ़ाई लिखाई करना है, जैसे मन वैसे घूमना, रहना, पहनना, खाना है, जैसे ही ये आवाज महिलाओं की तरफ से उठेगा, उनका एजेंडा खत्म हो जाएगा। उनका मनुस्मृति का जो हिडन एजेंडा है, जो मनुस्मृति कहता है कि महिलाओं का जो है एक तरीका होता है, उसको वो संस्कार का चोला ओढ़ाते हैं, जबकि हमारे किसी भी पौराणिक ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है। पर वो उनका है तो वो करेंगे, वो उस एजेंडे को लागू करेंगे। तो उसको लगेगा कि अगर वो महिलाओं को घर के अंदर बंद नहीं करेंगे, ये तो इस तरह का वाहियात बयान देते हैं ये योगी जी जो हैं, हमारे जो सीएम बने हैं, कि हिंदू महिला और पुरुष को जेल में बंद कर देना चाहिए जब तक 4 बच्चे ना पैदा हों। तो बिना मतलब क्या बोलते हैं, इसका कोई आगे पीछे कुछ लेना देना नहीं है, वो वैसा बयान देंगे। और वो बयान देना भी उनका जायज नहीं जाता है, क्योंकि हमारी जो मिडिल क्लास है वो उसके पीछे हो लेती है। जबकि जरूरत ये नहीं है कि उनके बयान के पीछे जाया जाए, जरूरत ये है कि एक नया एजेंडा खड़ा करके एक अपना एजेंडा देने को देश भर में देने की जरूरत है, कि वो इस तरह की बात तो बोलेंगे, ये हम लोग को मान के चलना चाहिए, क्योंकि उनकी समझदारी ही यही है, और कुछ वो बोल नहीं सकते हैं। और उनकी समझदारी को एक्सपोज करने के लिए ही जो तमाम पढ़े लिखे यूथ हैं वो उठा सकते हैं आवाज, वो बोल सकते हैं इस पर, वो आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए सीट कट जैसी घटनाएं कर रहे हैं, इसको आसानी से समझा जा सकता है आज के डेट में। ये बिल्कुल भी समझने में बहुत हम लोगों को देर नहीं लगेगी कि ये क्यों किया जा रहा है। और रही बात एंटी रोमियो और ये सब बनाने का, तो नई बात तो है नहीं, पहले भी ये किए हुए हैं। ये जो इनका बजरंग दल सो कॉल लंपटों का ग्रुप है, वो क्या करती थी, जाके ये मारा पीटी जो वैलेंटाइन डे पर करते थे, इसको अब लीगलाइज कर दिया गया है। बस इस रूप में इसको हम देखते हैं कि इनका जो पहले इलीगल चीजें था, जिसको वो बोलते थे बजरंग दल तो बजरंग दल है, हमारा नहीं है, उसको लीगलाइज कर दिया है क्योंकि वो सत्ता में आ गया है। तो इसको हम इस रूप में देखते हैं कि वो एक एक चीज को लीगलाइज करेगा। आने वाले दिनों में मैंने कहा गोडसे को भी इसको देशभक्त साबित करना है, तो वो उस एजेंडे पर ये बढ़ रहा है, और ये हमें बिल्कुल ही अभी से समझ जाना चाहिए। ये आज के डेट की सच्चाई है, मुझे ऐसा लगता है आज। तो ये थी हमारे साथ अमृता, जिन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर कैंपसों में बढ़ रहे डिस्क्रिमिनेशन पर बात की। इन्होंने बात की संघ के एजेंडे पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर। इन्होंने उन तमाम राजनीतिक सामाजिक मसलों पर बात की जिन पर अमूमन हम बात करने से बचते रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, JNU दिल्ली।